हेलो दोस्तों, H24 खबर टीवी में आपका स्वागत है। तारीख है आज 21 जनवरी 2025, दिन मंगलवार। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचारों में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सीएम योगी ने वितरित की घरौनी, बोले अब कमजोर लोगों की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकेंगे दबंग। यूपी की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अपने आवास पर प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत लोगों को घरौनी वितरित की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअली माध्यम से लोगों के साथ संवाद भी किया। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि पहले दबंग कमजोर व्यक्ति की जमीन पर कब्जा कर लेता था, लेकिन पहली बार ड्रोन सर्वे के माध्यम से गांवों में घरौनी के जरिए घर का मालिकाना हक दिया जा रहा है। प्रदेश के 45,35,000 से अधिक लाभार्थियों को घरौनी वितरित की गई हैं। सीएम ने कहा कि घरौनी यानी भूमि का मालिकाना हक दिए जाने से गाँवों में संपत्ति को लेकर होने वाले विवादों में कमी आई है। अब कोई दबंग किसी कमजोर का घर या जमीन नहीं छीन सकेगा। यूपी में चमकेगी 9 जिलों की किस्मत, आपस में कनेक्ट करेगा ये एक्सप्रेस वे, आसान होंगे सफर। पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क और परिवहन विभाग को मजबूत करने के लिए कई प्रभावशाली कदम उठाए हैं। इन प्रयासों ने राज्य के आर्थिक विकास, औद्योगिक प्रगति और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। 380 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, जो गाजियाबाद से कानपुर को 3 घंटे 50 मिनट में जोड़ देगा। मात्र इतने समय में आप दूरी तय कर लेंगे। इससे उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की कनेक्टिविटी सुधरेगी। यह राजमार्ग 4 लेन का है और जो आगे चलकर 6 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना, बुजुर्गों को 30,000, विधवाओं को मिलेगी 20,000 की अतिरिक्त मदद। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2 शहरी के तहत मकान बनाने के लिए बुजुर्गों, महिला व परित्यक्त महिलाओं को बड़ी राहत दी है। इस योजना में दुर्लभ आय वर्ग, निम्न आय वर्ग के साथ इस बार मध्य वर्ग वालों को पात्र मानते हुए बुजुर्गों को जहां 30,000 तो परित्यक्त और विधवा महिलाओं को निर्धारित अनुदान के अलावा 20,000 रुपये की अतिरिक्त मदद दी जाएगी। 12 माह में मकान बनाने वालों को 10,000 रुपये बतौर पुरस्कार दिए जाएंगे। इससे संबंधित नगर विकास विभाग के प्रस्ताव को सीएम योगी ने कैबिनेट वार सर्कुलेशन मंजूरी दे दी है। यूपी में ATS, PSC साइबर क्राइम थानों के लिए खरीदे जाएंगे वाहन, कैबिनेट ने दी मंजूरी। यूपी कैबिनेट ने ATS, PSC और साइबर थानों के लिए वाहनों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। गृह विभाग के ATS के लिए 14 नए वाहन, PSC की 24 नई कंपनियों के क्रियाशील होने की वजह से 83 वाहन और साइबर क्राइम मुख्यालय एवं साइबर क्राइम थानों के लिए 62 नए वाहनों को खरीदने का प्रस्ताव तैयार किया था, जिससे कैबिनेट बाई सर्कुलर के जरिए मंजूर किया गया है। उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल के लिए हर माह चलेगी निविदा प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल के लिए हर माह चलेगी निविदा प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल में खुलने वाले मेडिकल कॉलेजों के लिए हर माह निविदा प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इस वर्ष प्रदेश के सभी जिलों में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की ओर से एक जिला मेडिकल कॉलेज की योजना चल रही है, जिसके तहत 16 जिलों में प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत मेडिकल कॉलेज खोलने की रणनीति बनाई गई है। मौजूदा दाखिला सत्र में सम्मल में MBBS की 50 सीटें, महाराजगंज में 150, शामली में 150 सीट के साथ कॉलेज शुरू हो गए हैं। मऊ, हाथरस, कासगंज, बागपत में प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत निर्माण कार्य चल रहा है। मैनपुरी में पिछले माह मेडिकल कॉलेज बनाने वाले निवेशक का चयन कर लिया गया है। इसी तहत महोबा, हबीबपुर के लिए भी टेंडर प्रक्रिया अंतिम दौर में है। सपा ने अपने कार्यकर्ताओं को दिया निर्देश, दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए जाएं। सपा ने अपने कार्यकर्ताओं से दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में जुटने का आह्वान किया है। दिल्ली से लगे यूपी के जिले में सपा कार्यकर्ता भी वहां के चुनाव में मदद कर देंगे।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बार चुनाव में आम आदमी पार्टी को पहले ही समर्थन दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि जिस राज्य में इंडिया गठबंधन का जो दल मजबूत है, सपा समर्थन उसी को करेगी। ठग अपना रहे हैं नए नए पैतरे, अब पार्ट टाइम जॉब और बिजली बिल के नाम पर उड़ा लिए 17 लाख। राजधानी लखनऊ में ठगी की 2 घटनाओं को जालसारों ने पार्ट टाइम जॉब और बिजली का बिल अपडेट करने के नाम पर लोगों से 17,66,000 रुपये ऐंठ लिए। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन और इंदिरा नगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। मिठौली निवासी उमैया खान के मुताबिक कुछ दिन पहले उनके पास अनजान नंबर से कॉल आई। फ़ोन करने वाली ने अपना नाम अमृता बताया और पार्ट टाइम जॉब करने का प्रस्ताव रखा। हामी भरने पर उसने thegoodguysdatasign.com पर उमैया से काम कराया गया, जिसका उन्हें भुगतान भी किया गया। अमृता ने उन्हें कंपनी में निवेश का झांसा दिया। लालच में पड़कर उमैया ने 10 लाख निवेश कर दिए, मगर मुनाफे लेने के समय जालसाज ने उनसे पहले 3 लाख जमा कराने की मांग की। इस पर पीड़िता को ठगी का एहसास हो गया। इसी तरह मड़ियाला के आरजू नगर में रहने वाली नीलम गुप्ता से भी पार्ट टाइम जॉब के नाम पर 7,48,000 रुपये ऐंठ लिए गए। जनवरी से फिर आंदोलन शुरू करेंगे अभ्यर्थी, सरकार पर लगाया लापरवाही का आरोप। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में एक बार फिर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने आंदोलन का आह्वान किया है। यह आंदोलन गणतंत्र दिवस से एक दिन पूर्व 25 जनवरी से शुरू होगा। इस आंदोलन में उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों से 6,000 से अधिक महिला व पुरुष अभ्यर्थी शामिल होंगे। ये जानकारी अभ्यर्थियों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने दी। अमरेंद्र पटेल का कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में लखनऊ हाई कोर्ट की डबल बेंच ने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया था और सरकार को 3 महीने के अंदर फैसले का पालन किए जाने का आदेश दिया था, लेकिन सरकार की लापरवाही की वजह से अभी तक फैसला का पालन नहीं किया जा सका और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार अपना पक्ष रखने में देरी कर रही है। इसी वजह से मामला टलता जा रहा है। 25 जनवरी के आंदोलन के माध्यम से हम सरकार से यही मांग करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जल्द से जल्द सुनवाई कराए और मामले को निस्तारित करे, क्योंकि हम आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी पिछले 4 साल से दर की ठोकरें खा रहे हैं और मानसिक अवसाद से गुजर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मियों को बड़ा झटका देने की तैयारी, बिजली मीटर हुआ अनिवार्य, प्रभावित होंगे लाखों लोग। उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मियों एवं पेंशन पर शिकंजा कसने की तैयारी है। अब इन्हें मीटर लगाना अनिवार्य होगा। मीटर नहीं लगाने पर टैरिफ प्लान में तय औसत 400 यूनिट के बजाय 800 यूनिट का प्रति माह अधिकतम दर पर भुगतान करना होगा। टैरिफ तय करने संबंधी नए मानकों में स्पष्ट प्रावधान किया गया है। इसकी जानकारी मिलते ही बिजली कर्मियों में खलबली मची है। यह प्रावधान लागू हुआ तो करीब 1 लाख से अधिक बिजली कर्मी, अभियंता एवं सेवानिवृत्त कार्मिक प्रभावित होंगे। नए प्रावधान को निजीकरण से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दिसंबर 2025 तक मीटर लगाना अनिवार्य होगा। टैरिफ प्लान में मीटर नहीं लगाने पर औसतन प्रति उपभोक्ता 400 यूनिट बिजली खर्च माना जाता है। नए प्रावधान में यह प्रावधान है कि 31 दिसंबर 2025 तक मीटर नहीं लगने पर औसतन यूनिट दोगुनी मानते हुए संबंधित कार्मिक से एलएमबी 1 श्रेणी के अधिकतम दर से वसूली की जाएगी। यूपी में सभी विभागों में 1 लाख पदों पर संविदा भर्ती का ऐलान, सीएम योगी ने कर दी आधिकारिक घोषणा। उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से संविदा कर्मियों के लिए नया ऐलान कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से संविदा कर्मी भर्ती हेतु जो बिचौलिए हैं उनको हटाने का फैसला लिया गया है। यानी जो बिचौलिए पैसे लेकर भर्तियां कर देते थे, जो संविदा पर योग्य उम्मीदवार भर्ती नहीं हो पाए थे, तो इसीलिए सरकार के माध्यम से एक ऐसा प्रस्ताव तैयार किया गया है जो कि कैबिनेट की मंजूरी के लिए शासन स्तर को भेज दिया गया है और आउटसोर्सिंग पर व संविदा पर विभिन्न सरकारी विभागों में संविदा कर्मी को तैनात हैं या फिर नई भर्ती होने वाली है। इस संविदा कर्मियों का शोषण को समाप्त करने के लिए सरकार के माध्यम से काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। श्रम विभाग ने जो प्रस्ताव तैयार किया है कैबिनेट को मंजूरी के लिए जल्द ही यहां रखा जाने वाला है।
इसके बाद उत्तर प्रदेश में संविदा कर्मी की भर्ती की पूरी जो प्रक्रिया है वह बदल जाएगी। केजरीवाल का हमला, भाजपा बंद कर देगी मुफ्त सुविधाएं, छात्रों के लिए बड़ी घोषणा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को विश्वासनगर, कृष्णानगर और गांधीनगर विधानसभा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा सत्ता में आई तो सभी मुफ्त सुविधाएं बंद कर देगी। पार्टी के पक्ष में प्रचार करते हुए उन्होंने दावा किया कि सत्ता में आने वाले चुनाव से पहले किए गए आम आदमी पार्टी के सभी वादे पूरे करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि 10 साल में दिल्ली को संवारा है, काफ़ी काम किए हैं, अभी और कई काम बाकी हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस की शीला दीक्षित की सरकार के दौरान दिल्ली में 7-8 घंटे बिजली के पावर कट लगते थे। इन्वर्टर और जनरेटर की ज़रूरत पड़ती थी। गर्मियों में और सर्दियों में बुरा हाल होता था। अब दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। अब दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली फ्री है। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में सरकारी स्कूल अच्छे हो गए हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार के सरकारी स्कूल खराब पड़े हैं। सरकार ने पूरी दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बना दिए हैं। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा विधायकों ने अपने क्षेत्रों में मोहल्ला क्लिनिक बनने नहीं दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने दावा किया है कि वह सत्ता में आएगी तो मोहल्ला क्लिनिक बंद किए जाएंगे। 5वीं से लेकर पीएचडी प्रत्याशी तक ठोक रहे हैं ताल, तीनों प्रमुख दलों के कई उम्मीदवार उच्च शिक्षित। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 5वीं तक पढ़ने से लेकर पीएचडी डिग्री धारक तक उम्मीदवार चुनावी दंगल में ताल ठोक रहे हैं। इन उम्मीदवारों ने मतदाताओं को अपनी ओर रिझाने की जोर आजमाइश शुरू कर दी है। राजनीति के यह अनुभवी धुरंधर और उच्च शिक्षित अपने अपने तरीके से मतदाताओं में पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार के चुनावी दंगल में कई उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी शैक्षिक योग्यता साधारण है, लेकिन उनके पास जनता से जुड़े अनुभव और समस्याओं को समझने की गहरी समझ है। दूसरी तरफ उच्च शिक्षित उम्मीदवार अपनी विशेषज्ञता और नीतियों के जरिए जनता का भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हैं। तीनों प्रमुख दलों आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों में कई ऐसे हैं जो बेहद कम पढ़े लिखे हैं। पंचायती जमीन पर रह रहे लोगों को मिलेगा मालिकाना हक, सरकार ने दी मंजूरी। हरियाणा सरकार ने सामलात जमीन पर 20 साल से मकान बनाकर रह रहे ग्रामीणों और खेती कर रहे किसानों को मालिकाना हक देने का रास्ता साफ कर दिया है। अब अधिकतम 500 वर्ग गज तक के मकानों की रजिस्ट्री निर्धारित शुल्क के बाद संबंधित व्यक्ति के नाम पर कर दी जाएगी। यह कदम ग्रामीणों और किसानों के लिए एक बड़ी राहत है जो वर्षों से इस अधिकार की उम्मीद कर रहे थे। इस योजना के तहत वे ग्रामीण और किसानों को जो 20 साल से अधिक समय से सामलात जमीन पर मकान बनाकर रह रहे हैं या खेती कर रहे हैं, वे मालिकाना हक के लिए आवेदन कर सकते हैं। मकान मालिकों को वर्तमान कलेक्टर रेट 50% या 31 मार्च 2014 के कलेक्टर रेट से 1.5 गुना राशि का भुगतान करना होगा। यह योजना किसानों और ग्रामीणों के लिए भी लागू होगी जिन्होंने सामलात देह जमीन को पट्टे पर लेकर खेती की है। हरियाणा को मिलेगी 3 नए एक्सप्रेसवे की सौगात, जमीनों के रेट छुएंगे आसमान। हरियाणा को 3 नए एक्सप्रेसवे मिलने से राज्य में यातायात सुविधाओं में सुधार होगा और लंबी दूरी के सफर को आसान बनाया जाएगा। ये हाईवे भारतमाला परियोजना के तहत बनाए जाएंगे जो देश के विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इन नए राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण से सीटी रोड पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। इन नए राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण से जीटी रोड पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा, जिससे यात्रा के समय में भी कमी आएगी। खासकर चंडीगढ़ से दिल्ली तक यात्रा अब 2 घंटे 50 मिनट में पूरी की जा सकेगी, जो पहले काफ़ी समय अधिक लेता था। इससे व्यापार, पर्यटन और राज्य की आर्थिक गतिविधियों में भी सुधार होगा। 21 जनवरी का दिल्ली कूच टला, किसान नेता सरवण पटेल ने किया ऐलान, केंद्र से 14 फरवरी को होनी है बैठक। किसानों ने 21 जनवरी को प्रस्तावित दिल्ली कूच टाल दिया है। शंभू बॉर्डर से किसान नेता सरवण सिंह पटेल ने इसका ऐलान किया है।
किसानों ने 21 जनवरी को प्रस्तावित दिल्ली कूच टाल दिया है। शंभू बॉर्डर से किसान नेता सरवण सिंह पटेल ने इसका ऐलान किया है। केंद्र ने किसानों की मांग पर विचार करने के लिए 14 फरवरी को बैठक रखी है। किसानों ने पहले ऐलान किया था कि 101 किसानों का जत्था 21 जनवरी को पैदल दिल्ली कूच करेगा। वहीं केंद्र की तरफ से एमएसपी की कानून गारंटी समेत अन्य मांगों पर बातचीत का न्योता मिलने के बाद किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने अनशन के 55वें दिन रविवार को डॉक्टरी सहायता ली। हालांकि उन्होंने अनशन खत्म करने से इनकार कर दिया है। कहा है कि जब तक एमएसपी का गारंटी कानून नहीं बनेगा तब तक वे अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। वहीं उनके समर्थन में अनशन पर बैठे 122 किसानों को रविवार को जूस पिलाकर उनका अनशन तोड़वाया गया। सीएम नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों को सहारा, कहा हमने दिया नाम, केंद्र सरकार ने अपनाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को अपनी प्रगति यात्रा के तीसरे चरण में सुपौल पहुंचे। सदर प्रखंड के बकौर पंचायत में उन्होंने जीविका दीदियों से संवाद किया और उनके काम की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि बिहार में महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण जीविका दीदियां हैं। इनके योगदान से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक बदलाव हुआ है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 2005 में जब उनकी सरकार ने काम शुरू किया था तब सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह की संख्या बेहद कम थी। उन्होंने विश्व बैंक से कर्जा लेकर स्वयं सहायता समूह का विस्तार शुरू किया। आज बिहार में 10,61,000 स्वयं सहायता समूह हैं, जिनसे 1,35,00,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि हमने स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को जीविका दीदी का नाम दिया है। यह नाम इतना प्रभावी रहा कि केंद्र सरकार ने इसे अपनाते हुए आजीविका का नाम दिया है। सहरसा में 23 जनवरी को आएंगे सीएम नीतीश, करोड़ों की योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के तहत 23 जनवरी को सहरसा जिले का दौरा करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री कई महत्वपूर्ण योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। उनके आगमन को लेकर जिले में तैयारियां जोरों पर हैं। प्रशासनिक स्तर पर लगातार कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण किया जा रहा है। वहीं गांवों और क्षेत्रों में लोगों के बीच उत्साह का माहौल है। 3 महीने में दूसरी बार सुपौल पहुंचे सीएम नीतीश, 300 करोड़ से अधिक के परियोजनाओं की दी सौगात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के तीसरे चरण में सोमवार को सुपौल पहुंचे। यहां उनका करीब 4 घंटे 10 मिनट का कार्यक्रम निर्धारित है। हालांकि सीएम अपने निर्धारित कार्यक्रम से करीब 1 घंटे की देरी से पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने 163 करोड़ 84 लाख की 158 योजनाओं का शिलान्यास किया एवं 134 करोड़ की 52 योजनाओं का उद्घाटन किया। इसमें सबसे बड़ी सौगात वीरपुर हवाई अड्डा रहा, जहां मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा 4 करोड़ 47 लाख की लागत से रनवे समर्पित कराया गया। तेजस्वी का दावा, बोले 3.5 आदमी चला रहे हैं सरकार। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा और तीखा वार किया। कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम के तहत औरंगाबाद आए तेजस्वी यादव ने सोमवार को यहां प्रेस वार्ता में कहा कि बिहार में नीतीश कुमार नहीं बल्कि 3.5 लोग सरकार चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएम ने से ऊपर भी सुपर सीएम हैं, वह सुपर सीएम डीके बॉस हैं। हालांकि उन्होंने डीके बॉस के नाम का खुलासा करने से परहेज किया। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव का ऐलान, 3 चरणों में होंगे पंचायती चुनाव। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव और स्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने घोषणा कर दी है। नगरीय निकाय चुनाव 1 चरण में होंगे, यानी 11 फरवरी को नगरीय निकाय चुनाव होंगे और 15 फरवरी को शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतगणना होगी। वहीं पंचायत चुनाव 3 चरणों में कराए जाएंगे, यानी 17, 20, 23 फरवरी को पंचायत चुनाव की वोटिंग कराए जाएंगे। नगर निगम पालिका और नगर पंचायत के चुनाव परिणाम 15 फरवरी को जारी होंगे, जबकि जिला पंचायत के परिणाम चुनाव के तुरंत बाद जारी हो जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 22 से 28 जनवरी तक नामांकन शुरू हो जाएगा। 24 फरवरी तक निकाय चुनाव संपन्न हो जाएंगे। इसी के साथ छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लागू हो चुकी है। नगरीय चुनाव के लिए 22 जनवरी से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आज की खबरों में बस इतना ही। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि आप हमारी खबर को किस जिला और किस राज्य से देख रहे हैं।